Now first order integrated equation, it's a very important basically. फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली बोर्ड में पूछा जाता है कि फर्स्ट डिराइव फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, डायरेक्ट बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो सब। तो नाउ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर integrated equation, first order integrated equation. To be consider a first order reaction, hypothetical, we consider a first order reaction. हम लोग एग्जाम कर लेते हैं कि ए से बी कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ए से बी कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट के है। तो मान लेते हैं ए से बी इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसकी रेट कांस्टेंट क्या है, तो के। तो लेट एट टी इक्वल टू 0, टी मतलब टाइम 0 मतलब इनिशियली, लेट एट टी इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, प्रोडक्ट बी की 0 है। तो मान लेते हैं रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में ए नॉट है, प्रोडक्ट बी की 0 है। एज रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएंगी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो करके प्रोडक्ट में चलता जाएगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो करके प्रोडक्ट में चलता जाएगा। तो किसी टाइम टी पर मान लेते हैं कि रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 80 रह गई और प्रोडक्ट बी की कॉन्सेंट्रेशन BT हो गई। तो फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल होती है रेट ऑफ अपरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल मतलब माइनस D/dt से क्या पढ़ते, तो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये प्लस dB/dt मतलब रेट ऑफ अपरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। यहाँ चूंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1/1 नाउ फ्रॉम रेट लॉ से आपने पढ़ा है, रेट लॉ के अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यदि 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती थी तो पावर में 0 देते थे, अगर यदि फर्स्ट ऑर्डर की है तो पावर में 1 देंगे। इट इज इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे जी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगी वाट, तो ये माइनस ये dA/dt इज इक्वल टू प्लस dB/dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर ऑर्डर। तो दिस इज दोनों को कंबाइन करने के बाद आ रहा, तो R इज इक्वल टू माइनस D/dt इज इक्वल टू D/dt इज इक्वल टू K इनटू। तो यहां पर अगर इन दोनों को हम एक साथ लेकर चलें, अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ लेकर चलें तो दिस इंप्लाय ये माइनस D/dt इज इक्वल टू क्या है, तो माइनस D/dt इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए हो गई, माइनस D/dt इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गई। तो इसे और हम लोग लिख सकते हैं, वाट, तो इसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं
ये दिस इम्प्लाई माइनस डी ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेट। इधर वेरिएबल है टाइम, इधर वेरिएबल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कैसे बदल रही है? तो t इक्वल टू 0 पर, मतलब इनिशियली शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है और किसी टाइम t पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 80 हो गई। इसमें तो यहां पर दिस सिंपल आप लिख सकते हैं कि माइनस इंटीग्रेट डी ए अपॉन ए नॉट से 80, ए नॉट से 80 इज इक्वल टू के इंटू डी टी इंटीग्रेट टी इज इक्वल टू 0 से टी। तो आपने पढ़ा होगा ये डी एक्स अपॉन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती एल एन एक्स। एल एन एक्स मतलब लॉग बेस में ई एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती है एल एन एक्स। एल एन एक्स मतलब लॉग बेस में ई एक्स। डी वाई अपॉन बाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी एल एन बाई। डी जेड अपॉन जेड की इंटीग्रेशन हो जाएगी एल एन जेड। तो डी अपॉन ए की इंटीग्रेशन क्या होंगी? तो एल एन ए होगी। तो ये डी अपॉन ए की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो ये डी अपॉन ए की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो यहाँ पर दिस इम्प्लाई डी अपॉन ए की इंटीग्रेशन हो जाएगी एल एन ए। लिमिट पुट करेंगे वाट, यहाँ माइनस है, लिमिट पुट करेंगे ए नॉट से 80 इज इक्वल टू के इंटू डी टी की इंटीग्रेशन, जैसे डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, डी बाई की डी बाई डी जेड की जेड, तो डी टी की इंटीग्रेशन टी। लिमिट कहाँ से कहाँ? तो 0 से टी। तो दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इम्प्लाई ये माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे एल एन 80 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू ये टी माइनस 0। तो अगर माइनस साइन को हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये वो आएंगी क्या? तो एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी। तो एल एन जैसे लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू क्या होती है? तो लॉग ए अपॉन लॉग बी। उस तरह से एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू क्या होगी? तो दिस इम्प्लाई एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये के टी होगी। ध्यान रखें लॉग एल एन मतलब लॉग बेस में ई एक्स। तो ध्यान रखेंगे कि लॉग एक्स बेस में ई को अगर लॉग एक्स बेस में 10 में चेंज करना तो उसको कैसे किया जाएगा? तो लॉग एक्स बेस में 10 लॉग ई बेस में 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ई बेस में 10 इंटू लॉग एक्स बेस में 10। तो लॉग ई मतलब लॉग 2.7 की वैल्यू जो होती है लॉगरिथमिक टेबल में देखकर अगर इसको 1 को डिवाइड करिए तो यह आ जाता है लॉग एक्स बेस में ई इक्वल टू आ जाता है। इसे सॉल्व करने पर आ जाता है लॉग 2.303 लॉग एक्स बेस में 10। ध्यान रखिएगा इसे। तो लॉग एक्स बेस में ई को अगर लॉग एक्स बेस में 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें। तो लॉग एक्स बेस में ई को अगर लॉग एक्स बेस में 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हुआ? तो लॉग एक्स बेस में ई इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स बेस में 10। तो इसी तरह से यहाँ पर एल एन है, एल एन मतलब लॉग बेस में। तो एल एन ए नॉट अपॉन ए टी को यदि इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं तो यदि एल एन मतलब लॉग बेस में ए नॉट अपॉन ए टी को अगर लॉग बेस में 10 में चेंज करना है तो क्या कर लिख सकते हैं? तो दिस सिंपलाई यह आएगा कि 2.303 लॉग
ए नॉट अपॉन 80, लॉग ए नॉट अपॉन 80, लॉग ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू के टी हो जाएंगे। इसीलिए टी इज इक्वल टू क्या होगी, तो 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80। एक फॉर्मूला होगी कि फर्स्ट इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन आई कैसे है, तो इंटीग्रेट करने के बाद रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ को कंबाइन करके इंटीग्रेट करने के बाद इक्वेशन आई है। इट इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80, जहां पर ए नॉट क्या है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और 80 क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी है। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3, और भी आप इसे लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3, और भी आप कर सकते हैं इक्वेशन 3 से ln मत हो गया लॉग बेस में ई ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू के टी होगी। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं, अगर लॉग हटाएं तो क्या होएगा, तो ए नॉट अपॉन 80, ए नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू क्या होगी, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ई टू दी पावर के टी हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ, तो दिस इंप्लाइज का मतलब क्या हुआ, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गई, ए नॉट अपॉन ई टू दी पावर के टी। इसके ऊपर ले जाएं तो इट इज इक्वल टू व्हाट, ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी टाइम टी इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। इसे भी आप क्या कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80 कहें, या 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी कहें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, जैसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे भी क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80, या 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80, या 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर वेयर ए नॉट क्या है, तो ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और 80 क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, तो रिएक्टेंट की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। तो ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड 80 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, और के क्या है, तो रेट कांस्टेंट है, एंड के इज द रेट कांस्टेंट। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80, या 80 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। इट इज द इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या हुई, तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80, और इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखा जाता है 80 इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। नाउ अगर हम लोग वेरिएशन ड्रॉ करें, ग्राफ, वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, अगर हम लोग वेरिएशन ड्रॉ करें, वेरिएशन मतलब ग्राफ, तो वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन
of reactant AT versus time T for फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम T वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। तो यहां किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करनी है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम T दैट इज AT वर्सेस टाइम। तो AT को अगर हम लोग बाई एक्सिस पे ले लें मतलब AT को एक तरह से क्या मान लिए बाई कोऑर्डिनेट, मतलब बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा। आप जानते हैं जैसे जैसे बाई एक्सिस के लोग जाएंगे तो बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम T इंक्रीज करना और बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करना मतलब रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटना। और एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक तरह से क्या मान लिए तो टाइम, मतलब जैसे जैसे एक कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी टाइम इंक्रीज करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट घटेंगी टाइम डिक्रीज करेंगे। तो वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम T वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन AT वर्सेस T का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ रहा है तो इक्वेशन आ रहा है AT इक्वल टू A नॉट इंटू e टू दी पावर माइनस KT। यार आपका तो AT को आपने कहाँ ले रखिए तो बाई एक्स पे ले रखिए, AT को आपने कहाँ ले रखिए तो बाई एक्स पे ले रखिए, मतलब एक तरह से इसको आपने क्या मान लिया है तो बाई मान लिया है। A नॉट एक कांस्टेंट है तो ये C हो गया इंटू e टू दी पावर माइनस K। टाइम को आपने x पे ले रखिए मतलब x, तो ये बाई इज इक्वल टू C इंटू e टू दी पावर माइनस KX। ये क्या है तो एक हाइपरबोलिक या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नेचर है मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अब जरा देखिए ये बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होती है तो यदि x इज इक्वल टू 0 कर दे, यदि x इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर यदि हम लोग x इज इक्वल टू 0 कर दें, इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगी तब तो अगर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या होगी तो c मतलब a नॉट, c मतलब क्या तो a नॉट। तो ऑब्वियसली बाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होती है तो जब x इज इक्वल टू 0 तो बाई a नॉट है मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करती जाएंगे ये C अपॉन e टू द पावर KX कर सकते हैं, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करती जाएंगी, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करती जाएंगी, जैसे जैसे x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करती जाएंगी ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगी मतलब बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करना मतलब बाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज करना और कैसा डिक्रीमेंट हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल। और इनफाइनाइट टाइम के बाद मतलब x इक्वल टू अगर इनफाइनाइट पुट कर दिएगा तो e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो C को इन्फिनिटी से डिवाइड करिए 0 तो मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसे कंप्लीट होने में पूरी की पूरी तरह 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो जैसे जैसे एस कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रही है बाय कोऑर्डिनेट डिक्रीज करिए, कैसे तो एक्सपोनेंशियली। तो आपको याद रखना होता है, जैसे आपको याद रखने के लिए बोले थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है लीनियरली, उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है कैसे, एक्सपोनेंशियली। और ये रिएक्शन कंप्लीट कब होगी तो इनफाइनाइट टाइम के बाद। ये रिएक्शन पूरी की पूरी तरह कंप्लीट कब होगी, मतलब पूरी की पूरी रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में कब जाएगी तो इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो ये ध्यान रखना है, ये अंतर है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करती है लीनियरली, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली। और इनफाइनाइट टाइम के बाद रिएक्टेंट क्या होगा तो जीरो। इसलिए कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, क्योंकि इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाना है। नाउ यदि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही वेरिएशन ड्रॉ करें, नाउ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरिएशन ऑफ
लॉग एटी, लॉग मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट एनी टाइम टी का लॉग फॉर्म, लॉग एटी वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग 80 वर्सेस टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वेरिएशन ऑफ लॉग 80 वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लॉग 80 और टाइम के बीच में अगर हम वेरिएशन ड्रॉ करना चाहें, ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो कैसे होगी? तो जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है, हमें क्या करना होगा? तो एक्स एक्सिस लेनी होगी और वाई एक्सिस लेनी होगी। यहां पर किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए? तो लॉग 80, जहां पर 80 वर्सेस टी थी, अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इन टाइम टी का लॉग, मतलब लॉग 80 वर्सेस टाइम का बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। मतलब किसी एक एक्सिस पर लॉग 80 ले लिए और किसी एक एक्स पर टाइम ले लिए। तो अगर एक्स एक्स पर टाइम ले लिए, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के मिनट क्या मान लिया? तो टाइम। तो जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगी टाइम इंक्रीज करेंगी, एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेंगे टाइम डिक्रीज करेंगे। उसी तरह से बाई एक्सिस पर लॉग 80 ले लिए, मतलब जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेंगी तो लॉग 80 इंक्रीज करेंगे। तो सिंस अब देखिए लॉग 80 आया है, तो लॉग के फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होता है, सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 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 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है? तो सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है? सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है? तो सिंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है? तो ये T इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग A नॉट अपॉन 80 होती है। दिस ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लॉग A नॉट अपॉन 80, A नॉट अपॉन 80 इक्वल टू क्या हो गई? तो ये K अपॉन 2.303 इंटू T हो गई। तो ये लॉग A अपॉन B इक्वल टू क्या हो गई? तो लॉग A माइनस लॉग B इक्वल टू क्या हो गई? तो K अपॉन 2.303 इंटू T होगी। तो दिस इम्प्लाई ये लॉग 80, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट एनी टाइम T इक्वल टू लॉग 80 इक्वल टू क्या हो गई? तो ये K अपॉन 2.303 T माइनस प्लस ये क्या होगी? तो लॉग A नॉट। ठीक है जी, ये माइनस होगा ना, इसको अपन क्या करें? इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो ये माइनस के अपॉन 2.303 T लॉग A नॉट। ऑब्वियसली लॉग 80 को आपने ले रखिए कहाँ पर? तो बाई एक्सिस पर। अब K अपॉन 2.303 को एक कॉन्स्टेंट मान लेते M, तो बाई इक्वल टू माइनस एम एक्स। टाइम को अपने x पे ले रखे, मतलब एक तरह से इसको क्या मान लेते? x, और ये कॉन्स्टेंट मान लीजिए। तो लॉग 80 को आपने बाई एक्स पे ले रखी है, मतलब एक तरह से बाई कोऑर्डिनेट मान लिए, इसे m मान लेते हैं। ये टाइम को आपने x पे ले रखी, मतलब x हो गई, और ये आपका क्या है? तो ये c। तो ये बाई इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स प्लस ये क्या है? तो ये फॉर्म किसकी आई? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये फॉर्म है किसकी? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। इट इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये फॉर्म हो गई किसकी? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये फॉर्म है किसकी? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो यदि बाई एक्सिस पर कट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कर दिए, तो अगर इफ एक्स इक्वल टू 0, अगर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएंगी तो बाई इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? तो सी हो जाएंगी। यदि एक्स इक्वल टू 0 हो जाएंगी तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो सी हो जाएंगी। सी मतलब व्हाट? तो लॉग A नॉट। तो ये दिस वन अगर ये मान लेते हैं लॉग क्या है? A नॉट है, ये लॉग A नॉट, ये लॉग A नॉट है। ठीक है, ये क्या है? तो लॉग A नॉट। ये लॉग A नॉट। अब जैसे से टाइम इंक्रीज करते जाएगा, मतलब इसका फॉर्म कितनी इस तरह से
y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। स्लोप निगेटिव है, ये इसका स्लोप कितना रहा, ये पूछता है जी स्लोप इसका कितना रहा, तो माइनस k अपॉन 2.303 आ रहा दिस। तो ध्यान दीजिए लॉग 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो लीनियर आ जा रहा है, लेकिन अगर 80 वर्सेस टी के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल आ जा रहा है। तो ये क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन हुई। नाउ degree of dissociation for first order reaction. Now degree of dissociation, now degree of dissociation for first order reaction, for first order reaction. तो what is degree of dissociation? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट get dissociated into product per mole is called degree of dissociation, is called degree of dissociation, is called degree of dissociation। जैसे अगर मान लें, फॉर एग्जाम्पल बी कॉन्सिडर, यदि हम लोग मान लें बी कॉन्सिडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस ए से बी यदि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, मानते टी इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, प्रोडक्ट बी की जीरो, किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करके ए टी होगी और प्रोडक्ट बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होकर के बी टी होगी। तो मानते टी इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, प्रोडक्ट बी की जीरो है, किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करके ए टी हो गई, प्रोडक्ट बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होकर के बी टी हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, यहां पर अगर पूछा जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड, तो यहां पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिसोसिएट कर गई, तो शुरुआत में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट, शुरुआत में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट, और किसी टाइम टी पर बच गया एटी, एटी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, मतलब किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची हुई है, एटी। तो शुरुआत में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट, लेकिन किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच गई, तो एटी। तो डिसोसिएट कितनी करी, तो ए नॉट थी, जैसे मानते हैं कि आपका 10 मोल रहा होगा और किसी टाइम टी पर 3 मोल बच गया, तो कितना टूट गया, तो 10 माइनस 3। उसी तरह से शुरुआत में अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, किसी टाइम टी पर 80 है, तो डिसोसिएट कितनी करी, तो ए नॉट माइनस 80, ए नॉट माइनस 80। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड पर मोल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड पर मोल, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे जी शुरुआत में ए नॉट थी कॉन्सेंट्रेशन, किसी टाइम टी पर 80 रह गया, तो डिसोसिएट कितना करा, तो ए नॉट माइनस 80। तो आप कहेंगे जी ए नॉट में डिसोसिएट करा ए नॉट माइनस 80, ए नॉट में डिसोसिएट करा ए नॉट माइनस 80, ए नॉट में डिसोसिएट करा ए नॉट माइनस 80, तो 1 में कितना डिसोसिएट करा, तो ए नॉट माइनस 80 अपॉन ए नॉट, इतना डिसोसिएट करा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन बेसी ए नॉट में डिसोसिएट करा, शुरुआत में ए नॉट था, ए नॉट में कितना डिसोसिएट करा, तो ए नॉट माइनस 80, ए नॉट में डिसोसिएट करा ए नॉट माइनस 80, तो 1 में कितना डिसोसिएट करा, तो ए नॉट माइनस 80
ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट। ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गेट डिसोसिएट पर मोल को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट। तो ऑब्वियसली ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये ए नॉट ए टी, मतलब इसको लिख सकते हैं ए नॉट, अभी जस्ट फर्स्ट और इंटीग्रेटेड इक्वेशन पर रहते ए टी इक्वल टू लिख सकते हैं ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी अपॉन ए नॉट। तो ए नॉट ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, तो एल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गई किसकी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। नाउ different forms of first order integrated equation। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, नॉट डिफरेंट फॉर्म्स, नॉट different forms of first order integrated equation, different forms of first order integrated equation, not different forms of first order integrated equation, not different forms of first order integrated equation। तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स, तो सिंस आपने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अब इसी को आप लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग, अगर के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो के ए नॉट अपॉन के टी, के इंटू ए टी। अब आप इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो 2.303 अपॉन के लॉग, ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि रेट लॉ से कि आर इज इक्वल टू रेट लॉ के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है इक्वल होती है किसके, तो रेट कांस्टेंट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। अगर आप शुरुआत का रेट निकालना चाहते हैं तो शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन पुट करिए, 1 घंटे के बाद रिएक्शन की गति क्या है ये पता करना चाहते हैं तो के इंटू 1 घंटे के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी वो पुट कर दीजिए। 2 घंटे के बाद रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की गति कितनी ये पता करना है, तो रेट कांस्टेंट के इंटू 2 घंटे के बाद रिएक्टेंट कितनी बच रही है वो पुट कर दीजिए। अगर किसी टाइम टी पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो ये आर टी इज इक्वल टू के टी हो जाएगा। तो बेसिक यहाँ पर शुरुआत का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू एट नॉट हो जाएगा। अगर किसी टाइम टी पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ये के इंटू ए टी हो जाएगी। तो यहाँ पर के इंटू ए नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, तो आर नॉट अपॉन के इंटू ए टी को आप क्या लिख सकते हैं, तो दिस। तो ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी भी लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं, या इसी को और भी लिख सकते हैं क्या, तो जैसे 2.303 है अपॉन के लॉग, अब कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, तो इनिशियल मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो कॉन्सेंट्रेशन ये आपका क्या हो गया, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी मतलब नंबर ऑफ मोल एट एनी टाइम टी अपॉन वी से डिवाइड कर दिया, वी भी कैंसिल, तो ये क्या हो गया, तो ये 2.303 अपॉन के, ये लॉग क्या हो गई, तो ये लॉग क्या है, तो एन नॉट अपॉन एन टी, एन नॉट अपॉन क्या, तो एन टी, दिस ये हो गई। या आप इसी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल मतलब क्या हुआ, 1 मोल, नंबर ऑफ मोल मतलब क्या, अगर 1 मोल रहेगा तो एन ए, 2 मोल रहेगा तो 2 इंटू एन ए, 3 मोल रहेगा तो 3 इंटू एन ए, 4 मोल रहेगा तो 4 इंटू एन ए। तो अगर एन नॉट मोल है तो इसको आप लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग एन नॉट मतलब एन नॉट इंटू एन ए, इतनी मॉलिक्यूल हो जाएंगी शुरुआत में रिएक्टेंट की। और नंबर ऑफ मोल एट एनी टाइम टी को आप क्या लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल एट एनी टाइम टी ये एन टी इंटू एन ए लिख सकते हैं इसमें, ये मतलब मॉलिक्यूल की संख्या मतलब एन नॉट इंटू एन ए, तो ये एन नॉट इंटू एन ए क्या हो गई,
ए नॉट इंटू क्या नंबर ऑफ, तो इसको आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन एन टी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनी टाइम टी, ठीक है। इसे और भी अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ मोल को आप क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं क्या, और भी लिख सकते हैं इसे अलग फॉर्म में, और भी लिख सकते हैं अलग फॉर्म में कि ये टी इक्वल टू क्या आई, तो 2 पॉइंट, और भी लिख सकते हैं टी इक्वल टू ये 2.303 अपॉन के ये लॉग। अब नंबर ऑफ मोल को आप क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मास अपॉन मोलिकुलर मास। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल एट एनी टाइम को क्या लिखेंगे, तो मास एट एनी टाइम ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये टी इक्वल टू क्या हो गई, तो इसको लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट, या सीधे एम नॉट लिख देता हूँ मैं, इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मास ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, मतलब ये एम नॉट अपॉन एन टी होगी। उसी तरह से और भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप जानते हैं, यदि आपकी रिएक्टेंट गैसेस हो, यदि आपकी रिएक्टेंट गैस तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब पी इक्वल टू क्या होगी एन बाई वी आर टी। तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट कौन के लेंगे, तो पी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन आर टी, पी इक्वल टू वाट तो कॉन्सेंट्रेशन आर टी। तो यहाँ पर टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो टी इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग, ये लॉग ये क्या, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो पी अपॉन आर टी। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको ए नॉट के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो ये पी नॉट अपॉन आर टी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम क्या लिख सकते हैं, तो ये पी टी अपॉन आर टी। तो आर टी कैंसिल, तो ये क्या होगी, तो ये 2.303 अपॉन के लॉग पी नॉट अपॉन पी टी, जहाँ पर पी नॉट क्या है, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। तो आप फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन मतलब टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी को आप लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं, या 2.303 अपॉन के लॉग एन नॉट अपॉन एन टी भी लिख सकते हैं, या टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग एम नॉट अपॉन एम टी भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग पी नॉट अपॉन पी टी भी लिख सकते हैं। पी नॉट जहाँ पर इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है और पी टी क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी है। तो ये क्या होगी, तो डिफरेंट फॉर्म हो गई। आप टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी भी लिख सकते हैं, या 2.303 अपॉन के लॉग वाट तो आर नॉट अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं। उसी तरह से ये 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन एन टी भी लिख सकते हैं, या 2.303 अपॉन के लॉग एम नॉट अपॉन एम टी भी लिख सकते हैं, या 2.303 अपॉन के लॉग पी नॉट अपॉन पी टी भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन की ये डिफरेंट फॉर्म है, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी भी लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के ए नॉट मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, और एन टी क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी भी हो सकती है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। लेकिन ज़्यादातर यूज हम लोग कौन सा करते हैं, तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग कोई भी फॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कोई भी फॉर्म डिराइव करने के लिए पूछ सकते हैं। तो अगर सिर्फ ज़्यादातर लेकिन ये आता यहाँ तक आ गया, उसके बाद कोई भी फॉर्म को आप डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फॉर्मूला को आपको याद रखना है, मुख्य रूप से ये याद रखें, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, जहाँ पर ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए टी क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, और के क्या है, तो रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय।